हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज हम करने जा रहे हैं एनआईओएस के गृह विज्ञान, ठीक है, पारिवारिक आय का प्रबंधन। जैसे नाम से ही पता लग रहा है, ये चैप्टर नंबर 16 है, पारिवारिक आय का प्रबंधन। पारिवारिक आय का प्रबंधन का मतलब क्या होता है। जैसे आपको पता ही है कि प्रत्येक व्यक्ति काम करता है, कमाता है, ठीक है, और पैसा इकट्ठा करता है। लेकिन जो यहाँ पर आय की बात किया गया है, अगर आप लोगों को पता है कि सभी लोगों की एक समस्या होती है, वो लोग कमाते तो हैं, लेकिन उनकी जो है आय का प्रबंधन सही से नहीं हो पाता है। वो या तो लास्ट महीने तक आते आते उनकी शॉर्टेज हो जाती है। तो ये सब किस रीज़न से होता है? इन सब का कारण ये होता है कि हमने क्या किया है, हमारी पारिवारिक आय जो है उनका हमने क्या किया है, प्रबंधन नहीं किया। प्रबंधन का मतलब होता है कि सही से रूल रेगुलेशन के हिसाब से हमें चलना होता है। लेकिन अगर हम ना चलें तो उससे क्या होता है, हमारा बजट जो है हिल जाता है। बच्चों, ये चैप्टर भी काफ़ी हद तक इम्पोर्टेंट ही है, क्योंकि इसमें हमें आय की प्रबंधन के बारे में जानना है। चलिए, ये एग्ज़ाम व्यू से तो इम्पोर्टेंट है ही है, साथ में हमारे लाइफ से भी काफ़ी रिलेटेड है। आपको पता है, हर एक व्यक्ति कमाते हैं, सभी कोशिश करते हैं अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे रखने की, लेकिन उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि वो बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम नहीं होते हैं। जितने कमाते हैं उतने भी कम पड़ जाता है। रीज़न यही है, एक तो महंगाई आ जाती है, ठीक है, महंगाई के बढ़ते हुए मार्ग की वजह से लोग समझ नहीं पाते हैं। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी बात यहाँ पर आती है कि आप जो हो ना, आय का प्रबंधन सही से नहीं करते हो। अगर आप आय का प्रबंधन सही से करते हो, उसको एक सिस्टमैटिक चलाते हो, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। चलिए देखते हैं टॉपिक में क्या कहता है। भोजन, मकान तथा कपड़ा मनुष्य की आधारभूत आवश्यकता है। ये आपको हमेशा पता है कि ये चीज़ें जो होती है, भोजन, मकान, कपड़ा, इस जो कोई भी व्यक्ति है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। हम इन आधारभूत आवश्यकताओं को किस प्रकार पूरा कर सकते हैं? जी हाँ, अपने लिए भोजन, कपड़ा तथा आवास का खरीदना होता है। किसी वस्तु खरीदने के लिए हमें धन की आवश्यकता होती है। हमें धन कहाँ से प्राप्त होती है? धन हमें प्राप्त तब होगी जब हम काम करेंगे, पैसे कमाएंगे, तब जाके हमें धन प्राप्त होगी। जी हाँ, आपको माता पिता धन कमाने के लिए काम करते हैं ताकि घर को चला सके और परिवार के सभी सदस्यों की आवश्यकताओं को पूरा कर सके। क्या आपके माता पिता किसी अन्य स्रोत और अधिक धन अर्जित कर सकते हैं, या क्या आप या आपके बड़े भाई बहन पारिवारिक आय में किसी प्रकार का योगदान दे सकते हैं? ठीक है, जी हाँ, आप घर के कार्यों में अपने माता पिता की मदद कर सकते हैं। बात ये सही है कि आप अपने माता पिता को कुछ हद तक मदद कर सकते हो। वो मदद करने के लिए आपको करना पड़ेगा, जैसे साफ सफाई, झाड़ू पोछा, बर्तन या कपड़ा धोना। ये भी एक तरह से आपको माता पिता के हेल्प करने का तरीका है। आप घर के कपड़े सिल सकते हैं, या बच्चे को ट्यूशन पढ़ा सकते हैं, या घर के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को ठीक कर सकते हैं, या दूसरे के लिए टाइपिंग का काम कर सकते हैं। इन कार्यों से अर्जित धन या बच गया धन से परिवार के सदस्य की अतिरिक्त आवश्यकता पूरा की जा सकती है। देखिए दोस्तों, बात सही कह रहा है यहाँ पर कि अगर मान लीजिए आप माता पिता के काम कर दीजिएगा, तो माता पिता का समय बच जाएगा, और समय बच जाएगा तो वो दूसरे कामों में थोड़ा सा लगाएंगे, और दूसरे कामों में लगाएंगे तो हमारे पास पैसे आएंगे, तो उनकी हमारा सहायता हो जाएगा। तो इसी तरह से इसने बताया है कि अगर आप चाहो तो बच्चों को पढ़ा के भी माता पिता की हेल्प कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों ठीक करके, अगर आपको इसको नॉलेज है तो ठीक करके। दूसरी बात है कि आप माता पिता को परेशान ना करके भी उनकी हेल्प कर सकती हो। तो दोस्तों, यहाँ पर यही बात समझाने की कोशिश कर रहा है प्रबंधन का मतलब होता है कि जो हमारे घर में भी चीज़ें हैं उनको हम कैसे प्रबंधन करें जो हमारी अधिक से अधिक खर्चे को रोक सके। अगर आप खर्चे को रोक लोगे और अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर लोगे तो यही तो प्रबंधन कहलाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं हमारा टॉपिक में क्या कहता है। अगला टॉपिक जो है हमारा क्या, देखिए, आय तथा उनके स्रोत। आय जो होते हैं उनके स्रोत कहाँ से मिलते हैं, आय का कौन कौन स्रोत हो सकता है। चलिए दोस्तों, ये करने से पहले मैं आपको एक बताना चाहूँगा कि अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एनआईओएस के बाद जो है इसमें आपको हर चीज़ का ज्ञान मिलेगा। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। अगर कोई दोस्त आपके हेल्पफुल हो, जिनकी ज़रूरत है, ठीक है, इनको पढ़ना है एनआईओएस के बारे में और उनको नहीं मिल रही कोई अच्छा ट्यूशन, तो इसके थ्रू भी आप वो बच्चे पढ़ सकते हैं और अपना जीवन को अच्छा से अच्छा बना सकते हैं। मेरा उद्देश्य एक ही है कि बच्चों को ये चीज़ें, हर एक बच्चों को मिल जाए और बच्चे जो है इसको समझ सके और समझ के अपना आगे कर सके। ठीक है दोस्तों, अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और ध्यान से मेरी बातें जो है सुनिए, जिससे क्या पता आपको काम आ जाए, क्योंकि क्वेश्चन जो है एग्जामिनर इन्हीं बेस पे बनाता है। हम क्या करते हैं, सारे किताब पढ़ते रहते हैं, लेकिन एग्जामिनर वो क्वेश्चन बनाता है जो आप नहीं पढ़ते हो। तो हम इसी के बारे में डिस्कस यहाँ पर करेंगे। ठीक है, आगे देखिए क्या कहता है। धन के रूप में जो भी कुछ अर्जित किया जाता है वह परिवार में आता है, तो उसे हम आय कहते हैं। बात तो सही है कि जो भी आपके घर में पैसे आते हैं हम उसको क्या कहते हैं, आय होता है, क्योंकि वही पैसा जो है
आय के रूप में आपके पास आता है। आय के स्रोत क्या हो सकते हैं? नौकरी से प्राप्त होने वाले वेतन हो सकते हैं, मकान या दुकान की किराया हो सकता है, अंशकालीन कक्षाएं चलाना भी हो सकता है, बैंक से प्राप्त होने वाले ब्याज से भी धन हो सकता है, शेयर को विक्रेता अन्य निवेशों से प्राप्त होने वाले धन आय हो सकती है। आय अपने कौशल का प्रयोग करके या अपने घरेलू उत्पादों को लाभ अर्जित करके भी प्राप्त किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए किसान है, अगर वो खेती करता है, अगर उससे अच्छे से अच्छे कृषि करता है तो उससे भी धन उसको मिलता है। अगर मान लो आप व्यापारी हो, व्यापार करते हो, चाहे आप अपने पैसे जो है शेयर बाजार में लगाते हो, तो वो भी अतिरिक्त धन जो मिलती है वही हमारा जो होता है आय कहलाता है। जब आप अपने कौशल का प्रयोग करते हैं, जैसे परिवार सदस्यों के लिए कपड़े सिलना या परिवार के खाने के लिए सब्जी का उगाना या परिवार सदस्यों के लिए वेट बुनना आदि, तो इन सब कार्य के लिए आपके धन की प्राप्ति नहीं होती है नहीं होती है। लेकिन आप इससे ये होता है कि आप अपने माता पिता के हेल्प कर रहे होती हो। क्यों? क्योंकि अगर मान लो आपने कोई स्वेटर बीना है, तो स्वेटर बीनने का आपको पता है स्वेटर खरीदने के लिए माता पिता को एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा, लेकिन वो कुछ ही पैसों में आपने उनके लिए एक स्वेटर तैयार कर दिया, जिससे क्या हुआ, आपने घर का जो धन जो था वो बचा लिया। मान लो आप लोगों को सिलाई मशीन का कार्य आता है और आपने क्या किया, मम्मी पापा भाई बहन के कपड़े सिल दिए, तो इससे ये होता है कि जो पैसे हमें दूसरे को देना था उस सारे पैसे को आपने क्या किया, बचा लिया। तो यही चीज़ जो होती है, यही हमारा प्रबंधन होता है कि आय का हम प्रबंधन कैसे करें। अगर मान लीजिए आपको सीने नहीं आता तो आप क्या करते, दूसरे टेलर के पास जाते और उनसे कपड़ा सिलवाते, तो वो क्या करते, आपके जितने कपड़े का रेट नहीं उससे अधिक दुगना पैसा लेते और आपका जो जेब है उसको खाली कर देते, जिसकी वजह से क्या होता आपका जो बजट है वो बिगड़ जाता। तो दोस्तों यही बात यहाँ पर बताना चाहता है इस टॉपिक में कि हमारा जो मेनली पर्पस ये होता है कि हम आय का प्रबंधन कैसे करें। और आय का प्रबंधन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मम्मी पापा का हेल्प करना पड़ेगा। जैसे कि आप स्वेटर बुन सकते हो, आप सब्जी उगा सकते हो, आसपास के क्षेत्रों में जो आपके एरिया होते हैं आप उसको देखभाल कर सकते हो। तो ये भी एक तरह से आय प्रबंधन ही कहलाता है। ठीक है, आगे कहता है कि करने के आप अप्रत्यक्ष रूप से पैसा बचा लेते हो। देखो प्रत्यक्ष रूप से नहीं, यानी अनजान में भी आप बचा लेते हो, जिसका भुगतान आपके कपड़े सिलने, सब्जी खरीदने या स्वेटर खरीदने के लिए करना पड़ता था। यही बात जो मैंने अभी समझाया वही बात यहाँ लिखा हुआ है। इस प्रकार की बचत आपकी आय में वृद्धि करती है। अगर मान लीजिए इन पैसों को आप बचा लेते हो, वांछनीय पैसे को, तो इससे क्या होगा, आपका पैसे बच जाएंगे। जैसे मान लो कोई बच्चा भी NIOS में पढ़ रहा है, ठीक है, 10वीं क्लास में, और मान लो क्योंकि नेट तो हर मोबाइल में डलवाते ही महीने और आपने NIOS से जैसे ऑनलाइन पढ़ लिया, तो ऑनलाइन पढ़ने से आपको ये हुआ, बेशक नेट का पैसा तो लगा ही लगा, लेकिन आपने जो ट्यूशन में पैसे लगाने थे उससे आपको बचत हो गई। क्योंकि देखिए, चाहे आप ट्यूशन के पास पढ़ो या कहीं भी, आपको समझना टॉपिक जरूरी होता है। जो बहुत से बच्चे होते हैं ट्यूशन तो पढ़ते हैं तो चलो प्रत्यक्ष रूप में उनको सारी बातें समझ में आती है, लेकिन जिनके पास पैसे नहीं हैं, जो नहीं कर सकते हैं, लेकिन आज के समय में रिचार्ज तो सबको करवाना ही पड़ता है, तो इसके थ्रू पढ़ के आप अपने माता पिता के पैसे बचा सकते हो। क्योंकि मार्गदर्शन करने वाला भी ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो आपको समझा सके। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक हम देखते हैं हमारा क्या कहता है। अगला टॉपिक है व्यय। व्यय का मतलब क्या होता है, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वस्तु खरीद पर अपनी आय से किए गए खर्च को व्यय कहते हैं। देखिए, व्यय क्या होता है, जो आपने अपना कमाया और कोई वस्तु खरीदने के लिए जो पैसे खर्च किए उसे व्यय कहते हैं। व्यय का मतलब ही होता है खर्च करना। आइए इन सभी वस्तुओं की सेवाओं की सूची बनाए जिनसे हमारी जो आवश्यकताएं होती हैं वो पूरा होती हैं। तो वो सूची कौन सी है, इन सूचियों में सारे आते हैं वस्तु, जैसे भोजन हो गया, आवास हो गया, कपड़े हो गया, शिक्षा हो गया, परिवहन हो गया, चिकित्सा व्यय हो गया, मनोरंजन, अन्य। आपको इन सभी चीज़ों में क्या होता है कि जो पैसे आप कमाते हो उनको इन्हीं में ही खर्च करना पड़ता है। यही चीज़ें हैं जिस पे आप सारे पैसे का जो होता है आप लगाते हो। उसके बाद है कि बचत का मतलब यही होता है, जैसे आप लोगों को पता ही है कि हम जो धन कमाते हैं उसमें से हमारा कितना बचत होता है। परिवार में आने वाली आय का एक भाग भविष्य की आवश्यकता पूरा करने के लिए अलग रखना होना चाहिए। आपको पता है, कोई भी अगर हम पैसे का अगर प्रबंधन करते हैं तो उसको हमें कई हिस्सों में बांटना पड़ेगा। एक हिस्सा तो आपकी आवश्यकताओं के पूरा करेगा, दूसरी आवश्यकता आपके बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करेगा, तीसरी है आपकी घर की जो आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करेगा, और चौथी जो होता है भविष्य के लिए। भविष्य के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ आय को बचाना होगा जो आने वाला समय में मुसीबत में या आपकी आवश्यकताओं के लिए ये पैसे जो हैं लाभदायक सिद्ध हों। भविष्य के लिए आय
अलग रखने गए धन को बचत कहते हैं। जो भविष्य के लिए आप लोग रखते हो ना पैसे बचा के, उसी को हम क्या कहते हैं, बचत कहते हैं। और इसका उपयोग भविष्य में किसी भी समय किया जा सकता है, पूरा करने किया जा सकता है, जैसे परिवार की आवश्यकता है, आपातकालीन स्थिति में, बच्चों के विवाह में, उच्च शिक्षा में, बुढ़ापे के लिए, सुरक्षा, स्वास्थ्य संबंधी आपातकाल स्थिति में, विलासिता से वस्तुओं को खरीदने के लिए। तो ये सब चीज़ें जो है ये बहुत जरूरी है। बचत जो हमारे लिए भविष्य की सुरक्षित करती है। उसके बाद है आय के प्रबंधन की आवश्यकता। कुछ धन की बचत करने के लिए आपका व्यय आपकी आय से कम होना चाहिए। तो ये भी जरूरी है कि आपने कितना व्यय किया है। व्यय जितना करोगे उतना ही खर्च आपको बढ़ेगा। आगे है भोजन सारणी। देखिए इसमें ये होता है कि जो सारणी बनाई जाती है उसमें ये होता है कि आपको पहले ही सारे चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन होना चाहिए। जैसे मुख्य श्रेणी, उप श्रेणी, आवंटन। जैसे पैसे का आपने कितने बांटना है, आपने भोजन में कितने पैसे लगाने हैं वो आप लिख दीजिए। घर में किराया अगर है तो किराया पर कितना लग रहा है वो लिख दीजिए। कपड़ों में आपने कितना खर्चा करना है वो लिख दीजिए। शिक्षा में कितना करना है वो लिख दीजिए। घर के जो आगे है ईंधन उधन, ठीक है, जैसे घर के खर्च के ईंधन हो गए क्या है, अगर आप परिवहन का यूज़ करते हो तो परिवहन में कितना लगेगा, जन सेवाएं बिजली उनमें कितनी लगेगी। तो दोस्तों ये सारे जो लिस्ट होती है आपको पहले ही उसको फिक्स करना पड़ेगा। और फिक्स करने से ये पता लग जाएगा कि आपके पास कितना खर्च हो रहा है और कितना हमें खर्च नहीं करना चाहिए। और कुछ पैसे हमें ज़रूरत नहीं कि हम इन्हीं में ही पूरा खर्च कर दें, क्योंकि ये सब चीज़ें जो है हमारी ज़रूरतें हैं, ज़रूरत आवश्यक चीज़ें हैं। आपको पता है ना 3 चीज़ें जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, रोटी, कपड़ा, मकान, जिससे ये हम लोग सारे आधारित हैं। अगर हम लोग इन चीज़ों के लिए ही जीवन जीते हैं और इनके लिए यही कार्य करते हैं। ठीक है, आगे प्रत्येक मर्द का कितना खर्च करना। देखिए प्रत्येक परिवार की अपनी आवश्यकता होती है जो अन्य परिवारों से भिन्न होती है। हाँ, यहाँ तक विद्यार्थी के रूप में पुस्तक, कापियाँ, पेंसिल, पेन, रबड़ आदि आपकी जरूरतें दूसरे विद्यार्थी से भिन्न होती है। एक परिवार विभिन्न मदों पर कितना खर्च करता है यह विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है। अब कौन सी कारकों पर निर्भर करता है, देखिए सारे बच्चे पढ़ते हैं लेकिन सारे बच्चों के पास सारी चीज़ों की व्यवस्था नहीं होती है। कारण क्या होता है, उनके पारिवारिक बजट। क्यों? क्योंकि पारिवारिक बजट ये कहती है कि आपको किस चीज़ पे कितना व्यय करना है। तो देखिए क्या कहता है, पहला पॉइंट आय। मूल रूप से एक परिवार में सभी स्रोतों से प्राप्त होने वाली कुल आय और निर्णय लेने के सहायक होती है कि विभिन्न वस्तुओं पर कितना खर्च करना है। आप लोग को पता ही है कि अमीर लोग भी जिंदा रहते हैं, जीते हैं, और गरीब लोग भी रहते हैं। वो लोग भी भोजन करते हैं, हम लोग भी भोजन करते हैं, लेकिन अंतर इतना होता है कि उनके भोजन अलग स्टाइल की होती है, हमारी अलग होती है। लेकिन ये नहीं कहिएगा कि वो चावल नहीं खाते वो चावल है, लेकिन उनमें भी कई क्वालिटी होती है। ये तो आपको भी समझ होगी। तो बात इतना ही पड़ता है, क्यों? क्योंकि उनका भी शरीर को ऊर्जा ही चाहिए, हमारे शरीर में भी ऊर्जा चाहिए, दोनों को ही ऊर्जा मिल रहा होता है। लेकिन बात इतनी सी होती है, उनके खाने का स्टाइल अलग रहती है, उनका रहन सहन अलग स्टाइल रहती है, और आप लोगों का भी रहन सहन अलग स्टाइल रहती है। तो वही बात यहाँ बताने की कोशिश कर रहा है कि आय जितनी अधिक होगी विभिन्न वस्तुएं खरीदने के लिए उतना ही अधिक व्यय करना पड़ेगा। और बड़े लोग जो होते हैं व्यर्थ के फिर खर्च करने लग जाते हैं, ठीक है, क्योंकि उनके पास पैसे बथेरे हैं, लेकिन आप लोगों के पास तो नहीं है ना। तो आप लोग क्या करते हो, अपनी सीमित आवश्यकताओं को ही पूरा करने पर ध्यान देते हो। अगला है परिवार का आकार। देखिए दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट पे यही बात आती है, परिवार का आकार। आपको पता है ना जनसंख्या वृद्धि की वजह से जो है हर देश हर लोग परेशान हैं। कारण क्या होता है कि जितनी परिवार में आपकी जनसंख्या रहेगी उतनी ही आपके खर्च भी बढ़ते चले जाएंगे। तो यही बात कहता है कि परिवार के सदस्य की संख्या जितनी अधिक होगी भोजन और कपड़े पर उतना ही अधिक व्यय होगा। बात सही है, इसलिए वह परिवार मनोरंजन तथा विलासिता आदि पर अधिक खर्च नहीं कर पाएगा। तो बात तो यही है ना दोस्तों कि आप अपनी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाओगे। कारण क्या है, देखिए अगर मान लीजिए 2 बच्चे हैं तो 2 बच्चों को आप पूरी तरह से पोषण हर चीज़ों को ध्यान दीजिएगा, लेकिन वही 2-4 बच्चे होते हैं तो फिर उनको ध्यान देना थोड़ा मुश्किल पड़ जाता है किसी भी माता पिता के लिए। ठीक है, आगे है परिवार की सदस्य की आयु। यदि परिवार में स्कूल जाने वाले बच्चे हैं तो उनकी शिक्षा, स्कूल यूनिफॉर्म, स्टेशनरी आदि अधिक व्यय करना पड़ता है। तो ये तो है ही है, आजकल पता ही है आप लोगों के स्कूल में इतनी पढ़ाई में इतने पैसे खर्च होते हैं, हर माता पिता की हालत ख़राब हो जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ें भी बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि यूनिफॉर्म, स्टेशनरी खरीदना भी महंगा हो गया है। आजकल पढ़ाई लिखाई जो है बहुत महंगी होती चली जा रही है, और जो ये है आपका मोबाइल खर्च ये सब है सस्ती होती चली जा रही है। पता नहीं कैसी विडम्बना है, ये तो समय ही बताएगा कि क्या सही है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला टॉपिक क्या है हमारा। आगे हमारा जो है चौथा पॉइंट है आवास की स्थान। दिल्ली तथा मुंबई जैसे बड़े शहरों में
जीवन, भोजन, आवास, किराया, यात्रा व्यय तथा स्कूल की फीस आदि छोटे शहरों के गाँव की तुलना में अधिक होती है। तो ये तो बात सच्चाई है कि जैसा आप लोग जिस एरिया में रहोगे उसी तरह से आपको जो है पैसे व्यय करने की आवश्यकता होगी, ठीक है, उतना ही अधिक लगता है। अगर देखिए कोई गांव में बच्चा पढ़ रहा है तो उसका उसी तरह से पैसा लगेगा, अगर वो किसी बड़े सिटी में पढ़ रहा है तो उसको उसी तरह से ही पैसे को देना पड़ेगा, क्योंकि जैसा आवास होती है उसी तरह के पैसे भी लगे जाते हैं। उसके बाद है कौशल। यदि परिवार के कुछ सदस्यों में कुछ कौशल है, जैसे घर के सामान की मरम्मत अर्थात बिजली के उपकरणों को ठीक करना, लकड़ी का काम करना जानना आदि कौशल है, तो इन वस्तुओं की मरम्मत होने वाले खर्च बच जाते हैं। बात सही है। अगर मान लीजिए घर में कोई व्यक्ति है, मान लीजिए डॉक्टर है घर में कोई, या कोई इलेक्ट्रिशियन है, तो बिजली वाला जितना भी काम होगा वो घर के बंदे ही कर लेंगे, तो उनके पैसे बच जाएंगे। अगर कोई घर में डॉक्टर है तो उनको दवाई पे भी अधिक खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ना ही उनको इलाज पर अधिक खर्च करनी पड़ेगी। तो ये तो जरूरी है। उसके बाद है बचत। भविष्य की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए बचत करना। देखिए हमारा जीवन में एक सबसे बड़ा उद्देश्य होना चाहिए कि हमें सारे खर्च करने के बावजूद भी कुछ पैसे हमें भविष्य के लिए रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आने वाला समय को किसी ने नहीं देखा है, कब पैसे के काम आ जाए किसी को शायद मालूम तक भी नहीं होगा। तो इसीलिए हमें भविष्य को भी देख के आगे करना पड़ेगा। उसके बाद है इन आवश्यकताओं की प्राथमिकता निर्धारित करना। आपने अपने परिवार के सदस्य की सभी आवश्यकताओं की सूची तैयार कर ली है। इन आवश्यकताओं के लिए व्यय योजना तैयार करने में पूर्व सभी आवश्यकताओं की प्राथमिकता निर्धारित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक विशेष परिवार की आवश्यकताओं की प्राथमिकता ऊंची सूची में दी गई है, जैसे कि सूची में यहाँ दी गई है कि किस व्यक्ति को कितना पैसे लगेगा। इस सूची में ये दिखाने की कोशिश किया गया है कि हमारा जो व्यय की मदें हैं और राशियाँ किस प्रकार से हम करें, क्योंकि आजकल जो देखा जाता है मैक्सिमम व्यक्ति के जो पैसे होते हैं वो 10,000 के आसपास माना जाता है। तो आप लोग भी कुछ इस तरह से बना लोगे जिससे आपको चलाने में आसान रहेगा कि भोजन में हमने कितना खर्च करना है, आवासन में कितना करना है, कपड़े में कितना करना है, परिवार के मनोरंजन में कितना करना है, घर के काम में कितना करना है, शिक्षा में कितना करना है, परिवहन में, चिकित्सा में, फर्निशिंग में, फिर से बचत में। तो बचत के देखिए अमाउंट थोड़ा सा रखा गया है ठीक ठाक, क्योंकि यही बचत जो होती है आगे हमारा भविष्य में काम आती है। आपके पास अपने व्यय की सूची उपलब्ध है और आपको यही पता चला है कि आपके पास कितना धन उपलब्ध है। आप अपने आय के अनुसार विभिन्न शीर्ष पर धन का आवंटन कर सकते हैं, जिसे सारणी में दिखाया। इस सारणी में ये दिखाने की कोशिश किया गया है क्लियर कि हमारा जो है मैक्सिमम 10,000 हम लोग कम रखते हैं। देखिए एवरेज जो आम इंसान जो होता है, गरीब होता है, उसको 10,000 तक ही सैलरी रहती है, उसे कमा लो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो है मैक्सिमम 10,000 के रखा गया है, तो 10,000 जो होती है उसी में आपको काम चलाना पड़ेगा। तो देखिए कितना ईजिली से इसको आवंटन किया है। दोस्तों ये आवंटन जो होती है बहुत ही ज़रूरी होता है अगर किसी को अच्छा जीवन जीना है। देखिए पढ़ाई लिखाई का मतलब ये नहीं होता है कि आपने किताब लिया, पढ़ लिया, याद कर लिया और इसको पढ़े मार दिया। पढ़ाई लिखाई का मतलब ये होता है कि आपको समझदार बनना है, ठीक है। ये समझदारी आप लोगों को अपने जीवन में भी उसको अप्लाई करना है। अगर आप जीवन में अप्लाई नहीं करेंगे तो फिर पढ़ के क्या फ़ायदा होगा। तो यही जो है आय का आवंटन। आपको पता है अगर आपको आय का आवंटन अगर आ गया ना करने, तो जीवन में किसी भी अवस्था में जाइएगा, गृह अवस्था में जाइएगा, तो आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि ये चीज़ें जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। आज जो लोग हैं कमाते बहुत पैसे हैं, लेकिन उसके आवंटन सही ना होने की वजह से वो क्या करते हैं, किसी क्षेत्र में अधिक पैसा खर्च कर देते हैं, किसी क्षेत्र में कम करते हैं, जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम आती है। तो ये सारे जो डायग्राम है, हमारा पाई चार्ट जो दिख रहा है, वो इन्हीं बातों को निष्कर्ष कराता है, इसी को ही वो कराता है। क्योंकि इससे क्या होता है, हम एक प्रत्येक चीज़ों पे ध्यान दे लेते हैं, और ध्यान देने से क्या होता है, हम उसके पैसे भी सेव करके रखते हैं जो हमारे फ्यूचर में काम आता है। आगे हमारा जो है क्या है, व्यय योजना की संतुलित करना। देखिए जो व्यय हम करते हैं ना, जैसे यहाँ पर एक तराजू भी दिया हुआ है और इसमें देखिएगा कि पैसे भी हैं और सामान भी है, तो हमने ऐसे तरीके से चलना है कि दोनों का ही संतुलन बना रहे। अपनी व्यय योजना तैयार करते समय आप अपनी आवश्यकताओं के अनुसार प्रत्येक वस्तुओं के लिए व्यय का निर्धारित कर सकते हैं। एक व्यय योजना तैयार करने की प्रक्रिया में सबसे कठिन चरण होती है योजना को संतुलित करना। देखिए जो आपके पैसे कमा रहे हो ना, तो उसको संतुलित करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर संतुलित नहीं कर पाओगे तो शायद आपका खर्च जो है व्यर्थ की हो जाएगी। अर्थात व्यय को आय से कम रखना, जो व्यय होती है ना खर्च, उसको आय से थोड़ा कम रखिए। अनुभव से हम इस प्रकार प्रगत कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर आपको दिखाया भी गया है।
इस सारणी में आप देखिएगा कि अधिक आय अर्जित करें, अपने व्यय को कम करें, अपनी क्षमताएं कौशल का ज्ञान के अनुसार अनुरूपक आय के स्रोत को पता लगाने का प्रयास करें, जैसे ट्यूशन लेना, कपड़े सिलना, हैंड फ्लास्टिक की वस्तुएं बनाना इत्यादि। पार्ट टाइम कार्य के लिए ओवर टाइम कार्य करके घरेलू उत्पाद, जैसे छोटी मोटी आपको ये तो नॉलेज है ही है कि ओवर टाइम हम काम करके कुछ पालन उलन करके, मुर्गी पालन, संरक्षित खाद्य पदार्थ करके हम अपनी जो है बचत कर सकते हैं। लेकिन अपने व्यय को कम करें, भोजन को बर्बाद ना करें। देखिए सबसे बड़ी बात यही बात बताई गई है और मैं इस पर बहुत फोकस करता हूँ, ठीक है। मैंने इस पर कई बार भी बताया है लोगों को कि भोजन को व्यय नहीं करना चाहिए। आपको पता है इसी वजह से ही हमारा जो व्यय होती है बेकार होती है। आप लोग क्या करते हो, जितने व्यक्ति ने तो उनसे अधिक खाना बना लेते हो और क्या करते हो, बाकी कूड़ादान को खिला देते हो। दोस्तों ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। क्यों? क्योंकि आपको जो भोजन थी उसको आपने बर्बाद किया और अगर आगे के दिन के लिए आपको प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है। भोजन पे हर एक परिवार, हर एक पार्टी, हर एक शादी में बर्बादी आप लोग देखते ही होंगे। तो मेरा विचार यही है कि अगर आप ऐसे ओकेशन पे जाते हो तो वहाँ पर बर्बादी ना करो, ना किसी के दिखावे में आओ। जितना भोजन आपको संतुष्ट करता हो आप उतने ही भोजन ग्रहण कीजिए और उतना ही भोजन लीजिए। आप कहीं भी देख लीजिएगा, कोई भी ओकेशन पे, वो कोई बुराई नहीं है, सच्चाई है। आप कहीं भी देख लीजिएगा, मैं कहीं भी जाता हूँ ना तो मैं पत्तों को देख के ना जो फेंके हुए होते हैं अफसोस करता हूँ कि हमारा जीवन कैसा है, कि हम भोजन को ऐसे बर्बाद कर रहे हैं। किसी किसी व्यक्ति को तो भोजन नसीब तक नहीं होता, उनका क्या होता होगा। दोस्तों पढ़ाई लिखाई का मतलब ये नहीं होता है कि आप सिर्फ पास हो जाएं। यही क्वेश्चन जो है एग्जामिनर पूछता है कि हम कैसे कर सकते हैं अपने व्यय को कम। तो सबसे पहले तो यही आपको लिखना पड़ेगा, भोजन को बर्बाद ना करें। आप यहाँ पर तो लिख देते हो भोजन को बर्बाद ना कीजिए, लेकिन वास्तविक जीवन में क्या करते हो, भोजन को बर्बाद करते हो। तो ऐसा झूठ लिख के क्या फ़ायदा, ठीक है। मेरा एक ही विचार हमेशा रहा है, आप सच बोलो, सच ही कहो। क्योंकि भोजन बर्बाद, देखिए मैं जानता हूँ कि आप भी समझदार हो और भोजन की बर्बादी पे आप भी दुखी हो, लेकिन ना जाने हमसे ये गलती क्यों हो जाती है। चलिए अगला पॉइंट ये कहता है कि बाहर भोजन करने की आदत को कम करें। देखिए सबसे अधिक पैसा खर्च जो होता है बाहर भोजन करने से। क्यों? क्योंकि रेस्टोरेंट या कोई भी जगह होटल है वहाँ पर आप भोजन करोगे तो आपको दुगना पैसे देने पड़ेंगे। जैसे कि घर में होता है तो वहाँ पर चलिए वो बनाया जाता है भोजन सभी के लिए, तो उसमें आप भी सम्मिलित हो जाते हो। लेकिन वहाँ पर स्पेशली आप खाओगे तो आपको इसको पैसे चुकाने पड़ेंगे ही। बिजली पानी आदि पर होने वाले व्यय को नियंत्रण करें। देखिए ये भी बात है ना, आजकल जो है हर जगह जो है पानी की बर्बादी हो जाती है, बिजली की बर्बादी होती है, टीवी नहीं होता है चलाना फिर भी चल के छोड़ देते हो। बच्चों ये बड़े माता पिता का काम नहीं है, ये आप लोगों का काम है कि आप लोग 10वीं क्लास के बच्चे हो और इन उपकरणों को अगर आप देखते हो चलते हुए तो आप अपनी विवेकता से काम लीजिए, अपनी समझ से काम लीजिए और उनको चलने ना दीजिए। और इसके बारे में माता पिता को भी समझाइए कि बिजली व्यर्थ नहीं करना चाहिए, पानी व्यर्थ नहीं करना चाहिए, क्योंकि पानी बिजली ये सब हमारे जीवन के आधार हो चुके हैं। अगर ये नहीं आएंगे तो आपको पता है कि एक दिन लाइट कट जाए तो क्या हालत होगा, और आपके घर में एक दिन पानी नहीं आएगा तो क्या होगा। इसके बोलने की दो बात नहीं होती है। कपड़ों को धोने तथा इस्त्री का काम करने पर ही करें, ठीक है। कपड़े धोने और इस्त्री काम घर पर ही करें। तो कपड़ा धोना आपको स्वयं ही करना चाहिए, ठीक है। बाहर धुलवाओगे तो इससे भी पैसे आपको लगेंगे। स्टेशनरी अथवा पेपर पेंसिल आदि का मितव्ययी प्रयोग करें, यानी जितना हो सके उतना ही कीजिए। कुछ बच्चे क्या करते हैं, यूज़ करते नहीं है, दूसरा खरीदवा लेते हैं, जो गलत है। आप लोगों को समझदार बनना है पढ़ लिख के। जन परिवहन व्यवस्था का प्रयोग करें। जन परिवहन का मतलब ये होता है कि जब बस का प्रयोग कीजिए, ठीक है, जिसमें पैसे भी कम लगे। आप ऑटो से जाओगे तो उसका पैसा अधिक लगेगा, आप अपनी व्हीकल से जाओगे तो उससे अधिक पैसा लगेगा। आप कहोगे कि हम कॉलेज टाइम पे क्यों नहीं, कैसे पहुंचे, तो आप समय प्रबंधन करिए ना। समय प्रबंधन भी तो हमने पढ़ रखा है। आप इतने समय पे निकलिए जी, जो आपके साथ कार्यालय पे आप आसानी से पहुंच जाओ, ठीक है। तो ये चीज़ जो होती है हमारा व्यय प्रबंधन करने की सबसे इंपॉर्टेंट तरीके होते हैं। रिक्शा के स्थान पर साइकिल का प्रयोग करें, बहुत से करना ही चाहिए, ठीक है। कहानी की पुस्तक खरीदने के स्थान पर सार्वजनिक पुस्तकों की पुस्तक लाएं। सेल छूट देने वाली दुकानों या सस्ती दुकानों से खरीदने करें। आपको पता है दोस्तों, आप लोग दुकान में खरीदने जाते हो ना, तो जो रेट वो बोलता है, जो MRP होती है, एक्चुअली में वो MRP जो होती है फिक्स नहीं होती है। क्योंकि MRP जहाँ से मैन्युफैक्चर होता है वहाँ से वो MRP लगाते हैं, और ये सामान जो होता है रिटेलर को बहुत सस्ती मिलती है। आप चाहो अगर MRP ऊपर देता है तो ठीक है, नहीं देता है तो आप कम भी करवा सकते हो, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी बात है। आप क्या करते हो, आप दुकान पे जाते हो, आप व्यक्ति से कम नहीं करवाते हो और उसी कीमत पे ले लेते हो, जिससे आपके पैसे जो है बढ़ जाते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं अगला टॉपिक।
आगे जो टॉपिक है हमारा अच्छे बजट की विशेषता। देखिए ये लास्ट टॉपिक है और इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम में आ भी सकता है कि अच्छे बजट की क्या विशेषता होती है। आय का सटीक अनुमान लगाना। देखिए अगर आपको खर्च करना है तो आय की सटीक राशि का अनुमान लगाएं जो व्यय के लिए उपलब्ध होती है। आप जितना कमा रहे हो ना तो उतने ही आय के एक एस्टिमेट बना लो कि आय की सटीक अनुमान लगाना क्या है। व्यय का सटीक अनुमान, कि व्यय का अनुमान यथासंभव सटीक होना चाहिए कि आपने जो व्यय करना है वो कहाँ पर करना है, कितनी करना है, और सब के पिछले रिकॉर्ड का अवलोकन करके खर्च किया जा सकता है। इसके बाद ख पार्ट है, गलत लिखा है, ख पार्ट है धन का उपयोग संगत स्तर पर सटीक आवंटन। व्यय प्रसाधनों के अनुसार युक्ति संगत स्तर पर सटीक होना चाहिए। परिवार के अपनी वर्तमान आवश्यकताओं की इच्छाओं की पूरा करने के लिए निर्धारित करने तथा भविष्य परिवर्तन और नवंबर माह के त्योहारों तथा अन्य अवसरों के लिए अतिरिक्त व्यय की आवश्यकता होती है, तो इनके लिए बचाना। दूसरी बात है लचीलापन। ठीक है, कुछ वस्तुओं पर पर्याप्त मार्जिन रखकर बजट को लचीला बनाया जा सकता है। आपकी आवश्यकताओं के अनुसार एक वस्तु पर किए जाने वाले खर्च को दूसरे वस्तु पर किए रखा जा सकता है। उदाहरण के लिए प्रत्यक्ष उच्च चिकित्सा व्यय को पूरा करने के लिए मनोरंजन के मद को कुछ धन को लिया जा सकता है। देखिए अगर आपको चिकित्सा में ज़रूरत है तो कुछ मनोरंजन के पैसे के लिए चाहिए, तो इससे क्या होगा, हमारा आय प्रबंधन हो जाएगा। दोस्तों इस चैप्टर से मुझे और आपको इतना ही समझ में आना चाहिए कि हमने आय का प्रबंधन जो है किस प्रकार करना है, और इसलिए एग्जामिनर जो है कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपके जीवन से रिलेटेड पूछेगा। तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि आप अपने जीवन में इन बातों को ग्रहण कीजिए और इन बातों को ही समझिए। इस चैप्टर में सिर्फ इतना ही से कहने की बात कहा गया है कि आपको प्रबंधन करना चाहिए हर चीज़ के, हर खर्च को, और इसको कंट्रोल करना चाहिए। और ये कंट्रोल तब होती है जब आप अच्छे से अपने हर चीज़ों का व्यवस्थित करते हैं या आप अपने कामों में खुद ही संग्रह रहते हैं। अगर आप अपने खुद कामों में नहीं रहेगा तो ये आपका बढ़ जाएगा। ठीक है दोस्तों, मैं एक बार फिर से कहना चाहूँगा, अगर आपको अच्छा लगा है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे आपको अगले वीडियो को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। अगर आपके दोस्त हैं कोई नए उसमें पढ़ रहे हैं तो उनको भी इस लिंक को सेंड कीजिए, जिससे आपको वो शुक्रिया अदा करेंगे क्योंकि उनकी ज़रूरत अभी है। ठीक है दोस्तों, इसी आशा के साथ कि सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगले वीडियो मिलेंगे। ओके बाय।